अभी 4 मई को पेपर है नीट का। क्या लगता है आपको इसमें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना रोल है और क्या करना चाहिए? अभी जैसे पेपर है, बच्चों का नजदीक है, कई बच्चे हैं जो 2-2 3-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो फेयर को ओवरकम करने के लिए जनरली स्टूडेंट जो है वो बच्चा कैसे डिफाइन करे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है? 2017 से पहले जब ये पेपर सीबीएसई कंडक्ट करता था तो क्वेश्चंस जो थे वो कहीं से भी आते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे एक डॉक्टर आया और एक इंजीनियर है, तो हु आर मोर इम्पोर्टेंट, किसी ने पूछा। तो इंजीनियर जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, चलेगा, लेकिन डॉक्टर के हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज धर्मशाला में आज के हमारे गेस्ट हैं गुलशन जी हैं। सर को आप जानते हैं, अलग अलग एरिया में सर ने कैरियर में सर का रोल रहा है, मोटिवेशन में रहा है सर का रोल। और खास बात ये है कि सर ने एक सीईओ भी रहे हैं कंपनी के। तो सर की हम पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में बात करेंगे। साथ में अभी और भी बहुत चीज़ें हैं जो सर का एजुकेशन में एक्सपीरियंस है। सर स्वागत है पहले तो आपका। सर पहले क्वेश्चन वो है कि अभी 4 मई को पेपर है नीट का तो बच्चों के माइंड में वो है कि डॉक्टर बनना है, पेरेंट के प्रेशर है, और अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वो भी है कि यार हमारा वाला सेट ले लो, मॉक ले लो, तो कम से कम अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो क्या लगता है आपको इसमें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना रोल है और क्या करना चाहिए? अभी जैसे पेपर है, बच्चों का नज़दीक है। जब नीट की बात करते तो नीट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आफ्टर 12th, और ये एक ऐसा एग्जाम है जिससे आप फ्यूचर डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हो जो आपकी हेल्थ केयर लाइफ लाइन को चलाते हैं। तो अगर हम नीट की बात करें, अब जैसे आपने बोला 4 मई को पेपर है, तो इस टाइम पे तो स्टूडेंट को बड़ा काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा, है ना। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन रह गया हुआ है। जो आपके की एरियाज हैं, जो आपकी की स्ट्रेंथ्स हैं, उनको देखिए। आपने मॉक टेस्ट के बारे में बात की। आई बिलीव दैट यू आर क्वाइट नियर टू एग्जाम नाउ, तो देयर इज नो पॉइंट गिविंग मॉक टेस्ट नाउ। जो देने थे वो मेरे हिसाब से स्टूडेंट जो है वो दे चुके होंगे मैक्सिमम जो है। और आपने ये भी पूछा कि भाई शायद कि भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बोलते हैं कि हमारा मॉक टेस्ट लो और गवर्नमेंट सर्ट पाओ। देखो ऐसा है कि भी देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर। fear of failure makes you do lot of things। तो बच्चे जो हैं वो एक मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, वो बहुत मॉक टेस्ट लेते हैं। और कई बच्चे हैं जो 2-2 3-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो फेयर को ओवरकम करने के लिए जनरली स्टूडेंट जो है वो मॉक टेस्ट लेता है, अलग अलग मॉक टेस्ट लेता है। वैसे तो अपनी करंट प्रिपरेशन को भी चेक करने के लिए लेता है, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, जो आपका नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं प्राइमरीली, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि जब आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट देने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग में कई बार वो ऐसे क्वेश्चन अराइज कर देता है, अगर सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो अच्छा स्टूडेंट है वो भी कई बार नीचे आता है स्कोरिंग में। इसके बाद आता है सर एक चीज़ की कई बच्चे ड्रॉप आउट में हैं, तो और उसके साथ जब बच्चा दूसरा पढ़ रहा था, यार मेरे वाले में ऐसा हुआ था। अब एक बच्चा पुराना है और एक बच्चा नया है, तो वो डिफरेंस करें, यार मेरे वाले में ऐसे होता है, इसका अच्छा है, इसका बुरा है। तो वो डिसीजन कैसे ले कि मॉक टेस्ट कौन सा अच्छा है या मुझे क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ाई से ज़्यादा क्या क्या चीज़ आपने छोड़नी है। क्योंकि आपका सेल्फ फोकस्ड होगा या फिर स्पेसिफिक पता होगा आपको, तो मुझे लगता है रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। तो वो बच्चा कैसे डिफाइन करे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है? देखिए, जो अगर आप नीट के पेपर की बात करें तो नीट का पेपर बहुत वेल डिफाइंड है। आपको पता है कि आपका पेपर जो हुआ एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। 2017 से पहले जब ये पेपर सीबीएसई कंडक्ट कराता था तो क्वेश्चंस जो थे वो कहीं से भी आते थे। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जो एनटीए बॉडी है उसने एनसीईआरटी
बुक्स जो है, क्योंकि वो आप कोई भी बोर्ड के हो, चाहे आप हिमाचल बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, कर्नाटका बोर्ड हो, तो वहां पे आप इनवेरिएबली एनसीईआरटी का ही वो पढ़ते हैं। तो उन्होंने स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पेपर किया, एग्जाम किया। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो पेपर्स हैं वो करें। द आर्ट ऑफ स्टडिंग एंड रीडिंग एनसीईआरटी इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच समवन। 6 किताबें हैं आपकी, कई बच्चे उन 6 किताबों को समझने के लिए 3-3, 4-4 साल दे देते हैं। तो दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ रीडिंग। एक होता है कि मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है, एक है कि भी मैं बायोलॉजी को समझ लेता हूँ, और एक है मैं बायोलॉजी कर पाता हूँ। तो उसके बीच में काफी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक और चीज़ भी मुझे लगती है सर कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, वो चीज़ भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। नहीं, वो तो है ही, वो तो मतलब आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, नोइंग की। देखो, क्वेश्चंस के टाइप हैं। यस। तो जैसे आपका नीट का पेपर, जैसे आप नीट के क्वेश्चन कर रहे हैं, नीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो नीट में टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 स्टेटमेंट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जिसमें आपको ये बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनमें से ना। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। देन डायग्राम जो एनसीईआरटी के हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो बहुत वेल डिफाइंड और बहुत क्लियर है कि 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन आने हैं। अब वो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन के ऊपर है कि जो पेपर कंडक्ट कर रहे हैं या जो बना रहे हैं वो किस तरीके से पेपर को विजुलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से देना है। तो अगर आपका असर्शन और रीजन के क्वेश्चन अगर पेपर में ज्यादा आ गए तो स्टूडेंट का कट ऑफ होगा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि दे आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू आंसर। यस। तो उस तरीके से सर, इसमें अगर मान लीजिए जिस बच्चे का 4 मई को पेपर है, तो इस थोड़े से दिनों में वो क्या स्टेप्स फॉलो करें कि मान लीजिए वो 10 to 20% अपने मार्क्स जो इंक्रीज कर पाए? देखो, 10 to 20% मार्क्स इंक्रीज करना लास्ट मोमेंट में, देखो इस टाइम पे यू आर एट अ पॉइंट वेयर ओनली दोज पीपल आर गोइंग टू सक्सीड व्हिच हैव कामनेस एंड जिनकी पल्सेस, बीपी, वाइटल्स नॉर्मल है। क्योंकि जब आप डॉक्टर बनते हो तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे एक डॉक्टर आया और एक इंजीनियर है, तो हु आर मोर इम्पोर्टेंट, किसी ने पूछा। तो इंजीनियर जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, चलेगा। लेकिन डॉक्टर के पास अगर पेशेंट है तो ही हैज टू टेक इमीडिएट एक्शन विद लॉट ऑफ कामनेस, स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये पेपर जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का पेपर नहीं है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी का पेपर भी है, और मेमोरी का पेपर है, मेमोरी बेस्ड भी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। 180 क्वेश्चन आने हैं पेपर में। अब जो 12th क्लास का बच्चा होता है, जो 12th क्लास के बाद आया, उसने कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं दिया होता है जिसमें उसने 180 क्वेश्चंस 3 घंटे बैठ के कंटिन्यूसली अटेम्प्ट किया हो। सो इट इज समवेयर आपको उस चीज को डेवलप करने में टाइम लगता है। लेकिन जो 4 तारीख का पेपर है, सभी बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन ये है कि वही बच्चा पेपर निकालेगा इस टाइम पे who is very composed, calm, जिसको nervousness तो होगी, लेकिन she knows that what they are doing। अभी कई स्टूडेंट जो होंगे वो लास्ट मोमेंट पे स्टडी करेंगे, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, तो उससे शायद जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी खराब हो सकता है। तो ये जो लास्ट 4, 5, 7 डेज हैं, इसमें आपको काम रहना है, मेडिटेशन करो, पेरेंट्स के साथ बात करो, अपने टीचर्स के साथ बात करो, और ऐसी चीजें करने की कोशिश करो जिससे आपका माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेट रहे। ऐसे नहीं कि बुक्स को छोड़ना है, बुक्स तो पढ़नी है, बट राइट नाउ यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू आउट अदरवाइज आल्सो।